बताना है कि अगर आप ये ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं सीए प्रोफेशन से हूँ, तो सीए फाइनल में जो क्वेश्चन पेपर आते थे या आईपीसीसी में जो पेपर आते थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे, पर यूपीएससी के सवाल इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। तो इसीलिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और हम हर चीज़ डेप्थ में नहीं कवर कर सकते, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार क्वेश्चन पेपर देखें, सिलेबस के हिसाब समक्ष उसको रख कर समझ में आए हमें कि कौन से सिलेबस के कौन से पॉइंटर को कितने डीपली हमें पढ़ना है, कितने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है और किसके वेटेज ज़्यादा है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं और जब आपको समझ में आ गया कि किस चीज़ में मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कितने डीपली पढ़ना है, उसके बाद अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज करें एंड प्लीज़ स्टिक टू योर रिसोर्सेज। मैंने जो रिसोर्सेज रेफ़र किए मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो पेपर वन में मैंने अकाउंट्स के लिए रेफ़र किया था बीके गोयल की बुक, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक है ग्रेजुएशन लेवल की, और मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उसी बुक से किया। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि हमें सिलेबस के पॉइंटर्स को स्टिक टू करना है और बुक के सारे चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना यूपीएससी के सिलेबस में है हमें उतना ही पढ़ना है। सेकेंडली अगर आप पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो अकाउंट्स में जो थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं। तो एक बार अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स की, उसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो स्पेशल अटेंशन आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दें। साथ ही उसके 2-3 आंसर ज़रूर लिख के जाएँ या दिमाग में सोच कर जाएँ कि मुझे आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोच लिया था कि मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर अटेम्प्ट करूँगी तो मैं ये अप्रोच रखूँगी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, फिर मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, एंड इवेंचुअली उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इस तरह से आप हर टॉपिक के लिए सोच लें कि मुझे किस तरह से इसका आंसर राइटिंग करना है। सेकेंड हमारा आ जाएगा कॉस्टिंग। मैंने कॉस्टिंग के जो थ्योरी के नोट्स बनाए थे वो मैंने बनाए थे अपने सीए फाइनल की बुक से, लेकिन आप रैंकर्स एक कोचिंग क्लास है, आप उसकी बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, उनके नोट्स भी अच्छे हैं। थर्ड हमारा हो गया ऑडिट से 10 से 20 मार्क के सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते। तो एक छोटी सी बुकलेट देते हैं रैंकर्स वाले, खाली आप उतना ही पढ़ के जाएँ, वो काफ़ी होगा। फिर आपका आएगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिनका सीए बैकग्राउंड है उन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंकर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से एकदम संक्षिप्त में उनके नोट्स बने हुए हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनके नोट्स और उनके ही क्वेश्चंस जो उन्होंने दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, उन्हीं को प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, तो उससे आपको होल्ड आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स पे लगभग क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी अगर आपको एक बार पढ़ना है तो रैंकर्स के ही नोट्स आते हैं 10 पेजेस के, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। पेपर वन में जो एक सेक्शन बी है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसके भी लगभग 150 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको काफ़ी डिटेल में करें, काफ़ी डेप्थ में उसको पढ़ाई करें। मैंने जो बुक रेफ़र की थी वो थी डॉक्टर आर.पी. रुस्तगी की, जो टैक्समैन पब्लिकेशन इशू करता है, और वो काफ़ी बेसिक से शुरू होती है वो बुक, और काफ़ी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उसमें जिससे समझने में आसानी होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एफएम के लिए वो बुक रेफ़र करें। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्कैटर्ड है, उसमें आरबीआई भी है, सेबी भी है, शेयर मार्केट भी है, कैपिटल मार्केट भी है। तो आपको अगर उसकी पढ़ाई के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार बेसिक ओवरव्यू के लिए आप एक बार रैंकर्स के नोट्स रेफ़र करें, और उसके बाद जिस टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए आप इंटरनेट पे रिसर्च करें। इससे आपको इवेंचुअली एक छोटा सा रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप लगभग 50 मार्क के जो सवाल आएंगे थ्योरी के, आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन ये आप इंटरनेट रिसर्च वाला पार्ट आप एंड के लिए रखें, उसको प्रायोरिटाइज ना करें क्योंकि उसमें बहुत टाइम जा सकता है। तो पहले एक बार जो आपका स्टैटिक पोर्शन है जैसे कि एफएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, सेक्शन ए वाला पार्ट, वो सबको आप अच्छे से कवर कर लें। फिर मेरा आ गया पेपर टू में मैंने सिंह एंड छाबड़ा की बुक रेफ़र की थी, लेकिन
उसके भी सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस के साथ जुड़ी हुई है हमें खाली उतना ही करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा डायग्राम्स आप इनकलकेट करें, और तीसरा हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, आपको उसको गूगल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्क कल्चर पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जिसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और आप उसको अपने नोट्स में इनकलकेट कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, जैसे कि गूगल। सेकेंडली, सिंह एंड चावड़ा के अलावा जिन जिन टॉपिक्स मेरे सिलेबस से कवर नहीं हुए, जो सिंह एंड चावड़ा में नहीं थे, उसके लिए मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस देखे हैं, और उसके बाद उनमें छाटा कि कौन सा मेरे लिए ज़रूरी है, और मैंने उस हिसाब से उसके भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए। जब हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमें नोट्स भी पॉइंटर वाइज ही प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेचर एंड कॉन्सेप्ट है तो हमारे नोट का हेडिंग भी यही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चैप्टर वाइज नोट्स बनाएंगे तो शायद हम बुक कवर करेंगे, सिलेबस नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप सिलेबस मतलब ट्राई टू स्टिक टू द सिलेबस, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इधर उधर नहीं जा पाएँ और हम एकदम डायरेक्शन वाली पढ़ाई कर पाएँ। फिर आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन से मैंने रैंकर्स के नोट्स पढ़े थे, वो काफ़ी अच्छे हैं। खाली आप उसमें खुद के एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करिए, जहाँ पे फ्लो चार्ट बन सके, डायग्राम्स बन सके, उन्हें करिए। स्पेसिफिसिटी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट फॉर एग्जांपल, तो आप ईयर का नाम लिखिए 1947, डेफिनेशन के 2-3 सेक्शंस रट लीजिए, क्योंकि इनसे ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की है, जिस वजह से आपका पेपर बाकियों के पेपर से बेटर होगा। फिर आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनली मुझे ये एरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पर मैं किसी तरह से ये सब्जेक्ट उठा नहीं पाती थी। तो मैंने ये किया कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया और हर प्रोसेस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। मैंने की टर्म के साथ अपने आंसर्स को एनरिच करने का ट्राई किया, जिस कारण मेरा HRM हो पाया। वैसे एग्ज़ाम में भी मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जहाँ तक हो सके मुझे HRM कम अटैम्प्ट करना है। तो अपार्ट फ्रॉम कंपलसरी क्वेश्चन, मैंने ट्राई किया कि मैं ऐसा ब्लॉक चूज़ करूँ जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन कम हो। लास्टली मेरे को एक और चीज़ बतानी है अबाउट नोट मेकिंग। ये क्योंकि कॉमर्स हमारा बहुत ही वास्ट ऑप्शनल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम के पहले आपके पास एक ऐसा मटेरियल हो जो आप प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले बहुत बार रिवाइज़ कर पाएँ। तो ये मटेरियल आपका प्रीलिम्स तक रेडी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं 1 साल पहले अपना प्रिपरेशन, तो जब आप वो नोट्स जो बना रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग होगी, लेकिन उस लॉन्ग नोट्स से आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और उसमें डेफिनेशन, थिंकर्स के नाम, डायग्राम, अगर पेपर 1 का थियोरी है तो उसमें इलस्ट्रेशंस, ये सब ज़रूर डालें अपने शॉर्ट नोट्स में भी, क्योंकि इससे रिटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे मैंने जो फॉलो किया था, मैंने सोचा था कि 2 स्पाइरल बनाऊंगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 रिस्पेक्टिवली। सो इन 1 स्पाइरल आई डिमार्केटेड नंबर ऑफ पेजेस हर एक टॉपिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट के लिए आई understood that I don't need more than 10 pages, 10 sides, 5 pages. Similarly for direct tax, not more than 50 pages, 50 sides. तो accordingly you also allocate number of pages for each and every topic, ताकि आपका 200-250 पेजेस में पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली आपका 200-250 पेजेस में पेपर 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जब आपके पास 2 बुक ये रेडी हो जाएगी प्री तक, तो फिर आप प्रीलिम्स के बाद इसको बहुत बार पढ़ पाएंगे और आपका एग्जाम में आपको रिकॉल करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब मैं आ जाऊंगी आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग के लिए कॉमर्स पेपर 2 में जनरली प्रॉब्लम नहीं आती पेपर कंप्लीट करने में, लेकिन पेपर 1 में बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हम डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनलाइजेशन के क्वेश्चंस, या फिर FM में कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस, इनमें हम फंस जाते हैं, तुरंत सॉल्व नहीं होता, जिसके कारण हमारे लास्ट में जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो इस बार मैंने ये अप्रोच लिया कि मैंने पहले सारे थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और मैंने टाइम एलोकेट कर लिया कि 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 मिनट में अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 11 मिनट में अटेम्प्ट करना है। और इस तरह से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पेपर 1 में आप इस तरह से पहले प्रैक्टिकल ना अटेम्प्ट करें, पहले थ्योरी अटेम्प्ट करें।
पेपर 2 में आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जाम्पल ज़रूर डालें। जब आप एग्जाम्पल डालेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने तो इनफैक्ट पेपर 1 में भी एग्जाम्पल डाला। फॉर एग्जाम्पल बायबैक ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, तो आई रोट डाउन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स कि कौन सी कंपनी ने रिसेंटली बायबैक किया अपने शेयर्स, कि क्यों बायबैक किया, कितने शेयर्स बायबैक किए। तो इस तरह से ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि यू कैन रिलेट टू दी रियल वर्ल्ड एंड यू हैव नॉट जस्ट मक्ड अप थ्योरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल डालें क्योंकि इट हैज़ वर्कड इन माई फेवर। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आंसर राइटिंग विल बी प्रेजेंटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो उसको बॉक्स के अंदर डालें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया था, तो आई शोड अ कंपैरेटिव कि एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होगा और एक मैनुअल लेबर का, फैक्ट्री का वर्कर का जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, वो भी साइड बाय साइड। सो इट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, द स्टूडेंट नोज what job description really means and he has explained it to us through an example. So try to do that. Baki stick to the timeline, and before the exam, for practical questions I would suggest please practice all the previous year questions. Every previous year question, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, कोई आपका फ्रेंड है, तो आप लोग 2 लोग 3 लोग साथ में मिलके आंसर सॉल्व करें ताकि आप आंसर्स क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर मेरा आंसर ये आया है तो मेरे फ्रेंड का क्या आया है, क्या हमारा आंसर सेम है, नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि किसने गलती की है और कहाँ गलती की है। तो एक आपका ये बुक भी रेडी हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व्ड। थियोरी क्वेश्चंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मॉडल आंसर बना सकते हैं हर क्वेश्चन का तो वेरी गुड, और अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो जब आप मॉक पेपर्स देंगे तो ट्राई टू क्रिएट अ मॉक पेपर फॉर योर सेल्फ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कॉपी एंड पेस्ट, मेक अ न्यू पेपर फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू अटेम्प्ट दोज पेपर्स। तो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में आपको एक सिमुलेशन आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप अटेम्प्ट करके लिख रहे हैं, जो कि मैंने इस बार किया था। इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, तो अगर उनमें हमारा होल्ड अच्छा होगा तो एग्ज़ाम में हम बेहतर कर पाते हैं परफॉर्म। और इसके अलावा मैं बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये बोलूँगी कि कुछ दिनों में पेपर लिखते रहें, लेकिन पेपर लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन देख के सोचें कि मैं उसको किस तरह से अटेम्प्ट करूँगी या करूँगा, मेरा प्रेजेंटेशन क्या होगा, मैं एग्जाम्पल कहाँ लिखूँगी, एग्जाम्पल को कैसे एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आया तो मुझे अगर चार्ट एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉलमार्ट का चार्ट बनाया था इस बार ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में, तो उसके लिए काफ़ी स्पेस लगता है। तो आपको आंसर लिखने के पहले दिमाग में एक होना चाहिए कि मुझे हाफ अ पेज इसके लिए एलोकेट करना है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दें, ये सब एकदम बारीकियों में डिटेल में जाने की बात है। जब आपका 2-3 बार रिविजन हो जाए, जब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों के